नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी स्वागत करता हूं अपनी श्रृंखला में, जो कि यूजीसी नेट नृत्य नाट्य रंगमंच विषय की तैयारी को लेकर बनाई गई है। और इसमें ना केवल यूजीसी नेट के विद्यार्थी जो हैं, बल्कि बैचलर और मास्टर्स के विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभदायक है। और हम सबको मालूम ही है कि इस समय लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति चल रही है, इसलिए हमने अध्ययन अध्यापन का जो तरीका है वो बदला है। ऑनलाइन माध्यम से हम आए हैं और मूल रूप से हमने अपने विद्यार्थियों के लिए शुरू किया था और यूजीसी नेट के बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किए जा रहे हैं लेक्चर। इसमें हम रंगमंच का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस, उन सब की चर्चा करते हुए जो एकादश नाट्य संग्रह है नाट्य शास्त्र के अनुसार, जिसको हम 11 एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस या 11 नाट्य संग्रह कहें, उन विषयों को लेकर ये बनाया जा रहा है। और इसमें हम उनके 10 चरण जो है, 10 टॉपिक हैं, उनको हम कवर कर चुके हैं, जिसमें रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, आतोद्य, गान, स्वर और सिद्धि, ये सब कवर हो गए हैं। और अगला जो हमारा एक चैप्टर रह गया है एकादश नाट्य संग्रह में, वो है रंगमंडप विधान। तो रंगमंडप विधान की हम चर्चा करते हैं। रंगमंडप विधान बहुत महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, और इसकी चर्चा नाट्यशास्त्र के दूसरे ही चैप्टर में है। जैसे ही हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो नाट्यशास्त्र का पहला चैप्टर कहता है नाट्योत्पत्ति की कथा है। प्रणम्य शिरसा देवो पिता महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा युद्धदाहतम। तो वो नाट्यशास्त्र समर्पित करते हैं ब्रह्मा जी को, नाट्यशास्त्र की बात करते हैं और नाट्य उत्पत्ति की कथा बताते हैं कि नाट्य उत्पत्ति कैसे हुई, नाट्य की उत्पत्ति का ओरिजिन क्या है, कारण क्या है। और उस कारण में वो अपने प्रॉपर चरण बताते चले जाते हैं कि ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस, इन सब को ग्रहण करते हुए पंचम वेद बनाया, क्रक्स लिया। और फिर इसके पीछे कारण भी बताते हैं, जिसमें उनके शिष्यगण या पुत्रगण को वो शिक्षा देते हैं क्यों नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति हुई, क्यों लिखा गया। तो इस सब का कारण, सबके लॉजिक जो है वो नाट्यशास्त्र अपना दे रहा है। और अपने ही उत्पत्ति की वो कहानी, अपनी उत्पत्ति का जो मत है, कंसेप्ट है, दर्शन है, वो सब कुछ नाट्यशास्त्र बता रहा है। 5 प्रकार के कथम उत्पन्ना, किम उद्देश्य है, किम प्रयोगस्य, किम लाभार्थम इत्यादि प्रकार के जो 5 प्रश्न थे, जो भरत मुनि के पुत्रों ने या भरत मुनि के शिष्यों से उन्होंने पूछे, तो उन्होंने उनको बताए। और उसमें ये बताया कि जो देवतागण हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप कोई एक ऐसा क्रीडनीयक बनाइए। इसको क्रीडनीयक शब्द इस्तेमाल किया है। क्रीडनक के कारण ही इसको हम पंचम वेद कह रहे हैं, क्योंकि ये प्ले का माध्यम है। हम जो कहते हैं खेल, प्ले, तो इसीलिए क्रीडनीयक, क्योंकि ना केवल ये जीव जंतु या मनुष्य के लिए, अपितु सर्व सार्वभौमिक है, सभी के लिए लाभप्रद होगा। तो देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको एक ऐसा क्रीडनीयक बनाइए जो सभी के लिए लाभप्रद हो। तो ब्रह्मा जी जो हैं, जो इसके सृजन करता है नाट्यशास्त्र के, वो चारों वेदों को एकत्र करके उनका क्रक्स जो है, उनका जो मूल ज्ञान है, उनका जो सार है, वो लेकर एक पंचम वेद बना देते हैं और उसको ब्रह्मा जी को, भरत मुनि जी को दे देते हैं। पहले तो देवताओं को दिया, तो देवताओं ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, फिर भरत मुनि जी को दिया और भरत मुनि ने उसे लेकर अपने शिष्यों के द्वारा उसे तैयार करवाया गया। और तैयार होने के उपरांत पहला नाटक जो देवासुर संग्राम, जिसमें देवताओं की विजय और असुरों की पराजय दिखाई गई। और यहीं पर ऑडिटोरियम का कंसेप्ट चालू हो जाता है कि जैसे ही असुरों की पराजय दिखलाई तो असुर क्रुद्ध हो जाते हैं और उत्पात कर देते हैं। रंगमंडप का जो नाट्य मंचन चल रहा था उसमें वो बाधा उत्पन्न कर देते हैं। विरूपाक्ष नाम का जो दैत्य था, फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाता है और बोलता है कि आपने हमारे साथ दुभांति की है, आपने इस टाइप का ये। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। नाट्य जो है वो व्यक्ति का अनुकरण है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, उसका जैसा स्वभाव रहेगा, उसका ही प्रदर्शन है। अवस्था अनुकृतीर्य नाट्यम, ये जो फिर धनंजय दशरूपक में कहते हैं कि अवस्था की अनुकृति है। जैसा आपका कर्म होगा, चाहे वो देव हो, अगर वो अच्छे कर्म करेंगे तो उनका प्रदर्शन भी नाट्य में होगा, और असुर अच्छे प्रदर्शन करेंगे तो उनका भी प्रदर्शन होगा। मतलब मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो क्रियाकलाप है, उसका ही प्रदर्शन नाट्य में होगा। तो इस बात का जब चिंतन होता है, क्योंकि उत्पाद मचा दिया, तो उसको एक हम दूसरे दृष्टि से देखते हैं कि ऑडिटोरियम कहा गया। तो क्योंकि नाट्य में विघ्न बाधा उत्पन्न हुई, तो देवतागण फिर कहते हैं ब्रह्मा जी से कि आप उसका कुछ ऐसा भी समाधान बताइए कि इसमें ऑडिटोरियम बने या कुछ रंगमंडप का विधान हो, जिससे
बाधा व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो फिर रंगमंडप विधान का कंसेप्ट आता है। और जो विश्वकर्मा है, जो भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार पहले हमारे आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, उनके अनुसार रंगमंडप विधान का निर्माण कराया गया और फिर 3 प्रकार के उन्होंने रंगमंडप बनाए। अब इसको थोड़ा सा हम दूसरी दृष्टि से भी समझने का प्रयत्न करें कि भारत का जो कंसेप्ट है, भारत जो देश है, यहाँ पर ओपन ईयर जो ऑडिटोरियम है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं है। कंपैरेटिवली अगर हम ग्रीक या यूरोप में बात करें तो 6 महीने मौसम बिल्कुल खुला रहता है और 6 महीने बर्फ़ होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो 6 महीने लगभग काम नहीं होते, तो 6 महीने बहुत खुला अच्छा सा मौसम रहता है। तो वहाँ ग्रीक का जो थिएटर है वो इसी मौसम के आधार पर डेवलप हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में 3-3 महीने का कंसेप्ट है। 3 महीने सर्दी, 3 महीने बरसात, 3 महीने गर्मी और फिर एक महीने उस चेंज में लग रहा है। करते हैं आज का जो हमारा विषय है रंगमंडप विधान, और ये जो मेरी पुस्तक है एकादश नाट्य संग्रह या 11 नाट्य संग्रह, उस विषय पर आधारित है। और इस वीडियो मोड में हम इसको शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें रंगमंडप विधान को थोड़ा सा डायग्राम के रूप में समझना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रंगमंडप ये 3 प्रकार के हमारे नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन है। इस जिसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो रेक्टेंगुलर का संस्कृत में नाट्यशास्त्र में नाम दिया गया है विकृष्ट, विकृष्ट रंगमंडप हम इसे कहेंगे। और दूसरा जो है, जो हमें चौकोर दिख रहा है, इसको हम कहेंगे चतुरश्र, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, वो हमारा चतुरश्र हो गया। और इसके बाद है त्रिभुजाकार ट्रायंगल, उसको नाट्यशास्त्र की भाषा में कहेंगे त्रयश्र। तो आप इसको कठिन मत बनाइए, आप इसको रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, ट्रायंगल कह सकते हैं, और आपको नाम अगर याद हो जाए तो आप आराम से विकृष्ट कहिए, चतुरश्र कहिए, त्रयश्र कहिए। फिर इन तीनों प्रकार के, जैसे हमारे पास प्लॉट साइज है, हमें ऑडिटोरियम बना रहे हैं, तो ये तो हमें प्लॉट का बाहर का एक मालूम चल गया। फिर उनके 3 माप बताए हैं, 3 साइज बताए हैं। एक है बड़े आकार का, जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एक बड़ा विकृष्ट है, एक फिर मध्यम आकार का है, फिर एक उससे छोटे आकार का है। तो 3 साइज हैं और इनके नाम भी नाट्यशास्त्र में वर्णित किए गए हैं। जैसा बड़ा जो है उसका नाम है ज्येष्ठ, मध्यम जो है वो बीच का जो है वो मध्यम, और जो छोटा है उसको कनिष्ठ या अवर। तो मूल रूप से जैसा आप देख रहे हैं कि तीनों के फिर 3 साइज, जैसे विकृष्ट, चतुरश्र, त्रयश्र। तो विकृष्ट के 3 साइज, बड़ा, बीच का, छोटा। चतुरश्र के भी 3 साइज, बड़ा, बीच का और छोटा। और त्रयश्र के भी 3 साइज, बड़ा, बीच का और छोटा। तो इनको हम माप के आधार पर अगर देखें तो जो विकृष्ट मध्यम है उसका जो सबसे बड़ा साइज वाला अगर प्लॉट है तो उसको कहेंगे ज्येष्ठ विकृष्ट, बड़े साइज वाला ज्येष्ठ। ज्येष्ठ आपने सुना होगा, ज्येष्ठ भ्राताश्री। और मध्यम आकार का है तो मध्यम विकृष्ट, और जो छोटा है तो कनिष्ठ या अवर विकृष्ट। उसी तरह से ज्येष्ठ चतुरश्र, मध्यम चतुरश्र और कनिष्ठ चतुरश्र। तो ये हमारे साइज माप हैं। तो ज्येष्ठ नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर मध्यम हो गया, अवर हो गया। फिर इसके बाद जो रंगमंडप है उसमें ये बाहर का एरिया हमारा हो गया। बाहर के बाद इसको अगर आप बिल्कुल कहीं से भी कोई भी आप रंगमंडप ले लीजिए, चाहे विकृष्ट ले लीजिए, चाहे चतुरश्र ले लीजिए या त्रयश्र ले लीजिए, इनको बिल्कुल बीच से आधा करना है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार भरत मुनि कहते हैं आधा तो बिल्कुल आप ऑडियंस के लिए दे दीजिए और आधा जो आप है वो एक्टिंग एरिया के लिए रखिए। तो आपका ये रंगमंडप आप इस विधान से समझ सकते हैं। तो तीनों के साइज, नाप ये सब आ गए हैं। अब ये बाहर का एरिया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ज़मीन है, प्लॉट है, और हम नाट्यशास्त्र के अनुसार रंगमंडप विधान है, ऑडिटोरियम तो बहुत विस्तार से वर्णन है कि सबसे पहले आप मिट्टी को छानिए, मिट्टी में से कंकड़ पत्थर हटाइए, फिर उसमें देवताओं की स्थापना कीजिए, फिर उसका वास्तु शास्त्र देखिए, फिर उस विधान के आधार पर आप अन्य चीज़ें देखिए, फिर उनके आधार पर आप फिर प्लॉट का साइज़ क्या है, हमारा त्रिभुजाकार त्रिकोणा प्लॉट है या वर्गाकार है या विकृष्ट साइज़ का है, फिर उसके आधार पर हम बनाएंगे बहुत बड़ा है या मीडियम साइज़ का या बहुत छोटा है, तो उसके आधार पर हम करेंगे। अब इनकी जो एक तो साइज़ बता दिया, फिर उसकी मापन विधि भी बताइए। तो नाट्यशास्त्र के जो रंगमंडप वाला चैप्टर है उसमें मापन विधि भी है, अणु, रज, बाल, लीक्षा, मतलब माइनर से लेके बाल, फिर उंगल तक आ जाएगा, फिर उसके बाद हस्त, दंड, ये सब है।
तो उस समय जो प्रचलित इकाई थी उसको हस्त बोलते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे विकृष्ट जो है उसका 108/64 हस्त, मध्यम का 64/32 हस्त और कनिष्ठ जो है उसका 32/16। तो इसी ढंग से क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जो चतुरस्र है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 108/108 हस्त, 64/64 हस्त, 32/32 हस्त, और त्रिभुजाजुकार है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 108/108/108, 64/64/64, 32/32/32। लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया जो रंगमंडप कहा जाता है वो है विकृष्ट मध्यम। मतलब एक तो विकृष्ट रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर में भी बीच का, ना बहुत ज्यादा बड़ा और ना बहुत ज्यादा छोटा, तो वो सबसे उत्कृष्ट रंगमंडप माना जाता है। और नाट्यशास्त्र में यूजीसी में कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि आदर्श रंगमंडप हम किसे कहते हैं, आदर्श नाट्य मंडप हम किसे कहा जाए। तो ये आदर्श रंगमंडप है मध्यम विकृष्ट, तो इसको हम समझते हैं। और आप ये लगभग चाहे ट्रायंगल वाला बनाएं चाहे हम स्क्वायर वाला बनाएं, इसको अभी तक तो हमने बाहर का एरिया देखा, अंदर की मापन की बात कर रहे हैं, इंटरनल हम कैसे डिजाइन करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं आदर्श रंगमंडप अर्थात विकृष्ट मध्यम। तो जैसा हमने 64/32 हस्त है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो दो 64/32 के जब हमने प्लॉट बिल्कुल आधा कर दिया, तो 32/32 का एक स्क्वायर हमें मिल गया और 32/32 का ऊपर वाला स्क्वायर मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि 32/32 और उसके ठीक पीछे ऑडियंस के लिए एक द्वार बनेगा, और ये 32 और उस तरफ का 32, चारों तरफ 32 32 32। और तो ये दर्शकों के लिए हम छोड़ दें, जिसमें दर्शक आकर बैठेंगे और उनके लिए पीछे से एक द्वार दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र। फिर उसके बाद हमने आधा कर दिया था जो एक्टिंग वाला एरिया है, और जैसे ही आधा किया तो हमारे पास 16/32 और 16/32 के फिर दो प्लॉट हो गए। ये 16 हो गया, 16 हस्त, और पीछे वाला जो है वो भी 16 हस्त हो गया। तो उसको हम बोलेंगे आपका जो पीछे वाला एरिया है वो नेपथ्य है, जिसमें हम ग्रीन रूम, मेकअप, टॉयलेट, वॉशरूम इत्यादि जो सब बनाना है हम उसमें बना सकते हैं नेपथ्य में, जैसा भी आकार प्रकार देना है। फिर 16/32 का हमारे पास हस्त का एक एरिया बना जो एक्टिंग एरिया है। फिर इसको हमने ठीक बीच से बिल्कुल आधा कर दिया, तो 8/32 के दो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्राप्त हो गए, वर्गाकार प्राप्त हो गए, 8/32 हस्त और 8/32 हस्त। तो आगे वाला जो एरिया है जो दर्शकों से लगा हुआ है वो हमारा कहलाएगा रंगपीठ, और जो पीछे वाला एरिया है वो हमारा कहलाएगा रंगशीर्ष। तो आप देखिए जो 8 हस्त में हमने आगे वाला जो एरिया है वो 8 हस्त का हो गया /32, और जो पीछे वाला एरिया है वो 8/32 हस्त, ये कहलाएगा हमारा रंगशीर्ष। रंगपीठ इसलिए क्योंकि ये आगे की तरफ है और दर्शकों से लगा हुआ है, और पीछे का जो है वो रंगशीर्ष। रंगशीर्ष इसलिए क्योंकि यह जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है प्लेटफॉर्म 1 से 1.5 फुट, इस कारण इसको शीर्ष कहते हैं। और महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े राजा या देवता या इनका जो चरित्र होता है वो रंगशीर्ष पर किया जाता है, देवी अवतार। मतलब अभी तो क्या हम नाटक में एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, पहले परमानेंट प्लेटफॉर्म होता है, एक अपर और एक लोअर। तो देवाश्रय, राजाश्रय और लोकाश्रय 3 प्रकार का ये कंसेप्ट भी है। तो आप देख रहे हैं रंगपीठ के अगल अगल 8/8 हस्त का फिर एक एरिया बनता है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं मत्तवारणी। मत्तवारणी बोलने के पीछे भी कई कारण हैं। मतवाले हाथियों के चित्र होते हैं इन चारों पिलरों पर, इस कारण मत्तवारणी बोलते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि मतवाले जो लोग होते हैं उनको रोकने वाला स्थान होता है, इसलिए मत्तवारणी कहते हैं। तीसरा मत वाले रोगों को रोकना, और मत का मतलब हाथी भी होता है, बरामदा भी होता है। और इसके बाद फिर आप जो नेपथ्य के अगल बगल देखेंगे 2 द्वार होते हैं, एक द्वार का नाम होता है मृत्यु और दूसरे द्वार का नाम होता है नियति। अब मृत्यु और नियति का क्या कंसेप्ट है कि जैसे ही आप उस चरित्र इस द्वार से प्रवेश करेंगे तो आप जो खुद हैं, स्वयं हैं, जो आपका नाम है, जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी और आप उस चरित्र में चले जाएंगे। आपकी स्वयं की मृत्यु हो जाएगी और आप उस चरित्र की नियति के साथ जिएंगे। और फिर उसकी डेस्टिनी को जब तक दिया और फिर आप एंट्री कर गई तो आपने उस नियति को जी लिया। फिर रंगशीर्ष के पीछे आप देखेंगे फिर आधा फुट उठा हुआ एक और प्लेटफॉर्म होता है। अमूमन आप संजय सर या जो लोक के प्ले होते हैं आप देखेंगे म्यूजिशियन जो होते हैं वो पीछे बैठते हैं, तो उसका नाम होता है कुतुब। यहाँ इस कुतुब में ऑडियंस बैठती है, म्यूजिशियन बैठते हैं। तो आप देखिए ये हमारा, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 64/32 का हमारे पास 2 प्लॉट आ गए हैं और इनको बिल्कुल आधा कर दिया, तो 32/32 का हमारे पास एक स्क्वायर मिल गया।
और 32x32 का हमारे पास दूसरा एरिया मिल गया। तो उसको हम कहेंगे मतलब दो, एक स्क्वायर में बड़े वाले जो वर्गाकार है उसमें हमें 2 स्क्वायर मिल गए। तो आधा हम ऑडियंस के लिए दे दीजिए, बिल्कुल कोई भी ऑडिटोरियम बनाए उसमें आधा ऑडियंस के लिए और आधा एक्टिंग एरिया के लिए रखेंगे, जिसको फिर बीच से हम एक्टिंग एरिया को आधा करेंगे। तो जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम नेपथ या ग्रीन रूम या बैक स्टेज, जहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम इत्यादि बनाना है, और आगे वाला जो एरिया है उसको रंग एक्टिंग एरिया बोलेंगे, जो फिर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, रंगपीठ और रंगशीर्ष। रंगपीठ आगे वाला हिस्सा है, दर्शकों से जो लग रहा है रंगशीर्ष उठा हुआ होता है, इस कारण से रंगशीर्ष कह रहे हैं। और आसपास 2 8x8 हस्त के एक स्क्वायर एरिया होता है, जो अंदर की तरफ भी होता है, कई डायग्राम में आप देखेंगे बाहर की तरफ भी होता है। तो उन पर 4 पिलर होते हैं और इन पिलरों पर मतवाले हाथियों के चित्र होते हैं, इस कारण से मतवारणी। दूसरा, मतवाले लोगों के लिए रोकना। तीसरा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हैं उनका भी प्रयोग। बड़े बड़े इसके अर्थ हैं, लेकिन 3 इसके अर्थ निकल के आते हैं विद्वानों के अनुसार। एक तो हाथी, दूसरा बरांडा या बारामदा, और तीसरा आपका मत वाले लोग। इसके बाद आप देख रहे हैं तो ये कुतुब का वर्णन है, फिर 32x32, इसको हम आदर्श रंग मंडप कहते हैं। तो मूल रूप से उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वैसे तो बहुत विस्तृत है, बहुत वर्णन है, इसमें बहुत मतांतर भी हैं विद्वानों के। ये कोई, चूंकि हमारे पास श्लोक फॉर्म में नाट्यशास्त्र प्राप्त हुआ और श्लोकों के आधार पर बड़े बड़े विद्वानों ने, एक रंग स्थापत्य किताब है जहाँ पर इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा भी थिएटर आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग काफ़ी बुक्स हैं, किताबें हैं, विशेष रूप से बहुत लोगों ने उनमें काम किया। और नाट्यशास्त्र का कोई हमारे पास एक मॉडल नहीं था कि रंगमंडप होता कैसा था, तो उस रंगमंडप श्लोकों को, अर्थ को समझ के एक मानने की कोशिश की गई, और ये हमारा नाट्य मंडप कहलाया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और इसका जो आधार ग्रंथ रहा वो मेरी पुस्तक एकादश नाट्य संग्रह, गराय नाट्य संग्रह रहा। और आप जुड़े रहिए। इस तरह से हमारे एकादश नाट्य संग्रह आज समाप्त होते हैं, और अब हम अगले जो चैप्टर होंगे उनमें रूपक, उपरूपक, अर्थोक्षेपक, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंका, शंकावतार इत्यादि जो पार्ट हैं उनकी, और यूजीसी नेट से संबंधित जो और पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे। आप सब जुड़े, आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।